आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। ये है आज तक रेडियो का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। वेंसडे 22 सितंबर का दिन है और हम लेकर आ गए हैं देश दुनिया की वो जरूरी खबरें जो आपको जाननी चाहिए। तो कौन सी हैं वो खबरें जिन पर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बात होगी तालिबान की। वजह यह है कि तालिबान ने कहा है कि न्यूयॉर्क में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होकर दुनिया के नेताओं को वो संबोधित करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान भी इसके पक्ष में था। तो क्या है ये मसला, और अगर तालिबान को मीटिंग में शामिल होने दिया जाता है तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर करेंगे रुख महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि की। क्या जानकारियां हैं इस बारे में, क्या अपडेट्स हैं, और क्यों हिंदू धर्म में साधुओं संतों को जलाने की बजाय भू समाधि या जल समाधि दी जाती है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात होगी यूपी चुनाव की और बताएंगे कि क्या दादरी में सीएम योगी का दौरा डैमेज कंट्रोल कर पाएगा। क्या ये छोटी संख्या वाले जाति समूहों को जोड़ने की एक कोशिश है, बात करेंगे। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि क्यों जलाए जा रहे हैं राइनो यानी गैंडों के सींग। आज वर्ल्ड राइनो डे भी है। असम सरकार 2500 गैंडों के सींग जलाने जा रही है। ये क्यों हो रहा है आपको बताएंगे। तो होगी बात इन सभी मसलों पर, लेकिन पहले सुन लेते हैं हेडलाइंस खुशबू से। कोरोना से हुई मौत पर अब पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। ये पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगा। दरअसल कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा था, जिसके मुताबिक अगर कोई राज्य चाहे तो इससे ज्यादा राशि भी पीड़ित परिवार को दे सकता है। कोविशील्ड को ब्रिटेन में अप्रूवल मिलने के बाद भारतीयों को इस छूट से बाहर रखा गया है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अभी भी 10 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। भारतीय नागरिकों ने ब्रिटेन के इस निर्णय को नस्लीय बताया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 6 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। आतंकी कनेक्शन के चलते इन पर यह एक्शन लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन कर्मचारियों में जफर हुसैन भट्ट, अनंतनाग में टीचर हमीद वानी भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कोलकाता में कहा कि किसी भी सरदार सिख को देशद्रोही या खालिस्तानी नहीं कहा जाना चाहिए और कुछ गुमराह लोगों के आधार पर आप ऐसा हर किसी को नहीं कह सकते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में निरंजनी अखाड़े ने सवाल उठाए हैं। निरंजनी अखाड़ा के रविंद्र पुरी ने आज तक को दिए बयान में कहा कि इस पूरे मामले की ढंग से जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने फांसी में सिर के पीछे चोट लगने और आंख जुबान ना चढ़ने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज 22 सितंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंड में चुनाव होने हैं। इसके अलावा फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी की गई है। वहीं चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार लॉन्च करने वाली है। इस फ्लाइंग कार का यूज ट्रांसपोर्ट और कार्गो के अलावा मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी किया जा सकता है। इसको लेकर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है। मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने आज घोषणा की है कि अब पुरुष और महिला दोनों के लिए बैट्समैन की बजाय तुरंत प्रभाव से जेंडर न्यूट्रल बैटर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। एमसीसी समिति द्वारा इन नियमों में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले क्लब की विशेषज्ञ नियमों को उप समिति ने इस संबंध में चर्चा की थी। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हुए नुकसान की वजह से चालू वित्त वर्ष के लिए देश के आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाकर 10% कर दिया है। पहले एडीबी ने 11% रहने का अनुमान लगाया था। और आईपीएल 2021 के इस चरण में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शुरू हो चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। आज सुबह ही हैदराबाद की टीम में कोरोना का मामला सामने आया है, हालांकि उसका मैच पर कोई असर नहीं पड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान का सूरज चमकते हुए अभी बहुत वक्त नहीं बीता, लेकिन तालिबान अब संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में दुनिया के नेताओं के बीच अपनी बात रखना चाहता है।
तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक खत लिखकर इस बारे में अनुरोध किया है। ये खत इस्लामिक अमीराट्स ऑफ अफगानिस्तान वाले एक लेटर हेड पर भेजा गया, जिसमें नीचे विदेश मंत्री के तौर पर आमिर खान मुत्तकी के हस्ताक्षर थे। इसमें यह भी कहा गया कि मोहम्मद सुहेल शाहीन को यूएन के प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी खबर यह है कि 25 सितंबर को होने वाली सार्क सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अनऑफिशियल बैठक रद्द हो गई है। इसकी वजह के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि पाकिस्तान ने तमाम सदस्य देशों से अनुरोध किया कि तालिबान शासन को अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने दिया जाए, जिस पर ज़्यादातर देशों के विदेश मंत्रियों की सहमति नहीं बन पाई। तो जाहिर है ये बैठक रद्द हो गई। तालिबान जो अब तक अफगानिस्तान में छुपकर शासन करता था, अब वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर बाकी देशों के साथ खड़े होकर बोलना चाहता है। क्या ये किसी तरह की खास रणनीति है, मंशा है, क्या है ये? इस बारे में मैंने बात की तक्षशिला इंस्टीट्यूशन बैंगलोर के डिप्टी डायरेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रणय कुटस्थाने जी से। देखिए, ये जो संप्रभुता रहती है, मतलब सॉवरेनिटी, इसका एक बड़ा मापदंड होता है कि दूसरे संप्रभुत राज्य आपको मानते हैं कि नहीं। तो इसीलिए तालिबान भी चाहता है कि क्योंकि अब वो पावर में आ गया है, यूएन में उसे मान्यता मिले, और अगर यूएन में उसे मान्यता मिलेगी तो उसके लिए दूसरे काम भी आसान हो जाएंगे। जैसे जो उनकी आर्थिक हालत बहुत पतली है, और हर आर्थिक हालत के लिए बेहतर करने के लिए उन्हें फॉरेन एड की ज़रूरत है, और फॉरेन एड की ज़रूरत तभी पूरी हो सकती है जब दूसरे और देश उनकी सरकार को मान्यता दे। तो इसीलिए वो चाहता है कि दूसरे देश उन्हें मान्यता दे। तो पिछली बार जब तालिबान पावर में था, वैसे 3 ही देशों ने उन्हें मान्यता दी थी, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान। तो इस बार वो चाहते हैं कि उनके जो नुमाइंदे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देश मान्यता दे। ठीक है, और इस बार शायद होने की ज्यादा संभावना भी है, क्योंकि इस बार तो दोहा पीस डील में वैसे ही अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौते किए हैं, तो एक तरीके से उन्हें थोड़ी बहुत मान्यता तो मिली हुई है। रशिया और चीन वगैरह, रशिया, चीन, पाकिस्तान भी उनके साथ काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं। तो इस बार गुंजाइश ज्यादा है कि उनके नुमाइंदे को शायद यूएन में जगह मिलेगी। लेकिन हाँ, ये है, मुझे नहीं लगता ये इमीडिएटली होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो यूएन की जो कमेटी है उन्होंने क्रेडेंशियल्स कमेटी कहते हैं, तो वो क्रेडेंशियल्स कमेटी में 9 देश हैं, उनको वापस मिलना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा समय लगेगा, और शायद दूसरे देश चाहेंगे भी कि ये जो मान्यता है इसे कंडीशनल बना दिया जाए, जिससे कि तालिबान अगर कुछ एक चीजें करता है तभी उन्हें मान्यता दी जाएगी। तो मुझे लगता है ये होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद होगा। बिल्कुल, लेकिन ये भी फिक्र जायज़ है प्रणय जी कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ऐसी भागीदारी देने से कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। खास तौर से वो कौन सी समस्याएं हैं जिन पर फिक्र होनी चाहिए? नहीं, तो प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती है। अब एक रूढ़िवादी फॉर्मेशन है तालिबान, तो उनके विचारधारा वगैरह तो काफी पिछले टाइम की है, तो इसकी वजह से तो मुश्किलें आ सकती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि देखिए 200 देश है यूएन में, तो 200 देशों में एक और नुमाइंदा अगर बदल गया तो चीन और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। जितना उन्हें अभी समर्थन मिल रहा है तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा, लेकिन उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि बड़ी कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन ये है वही कि शायद यूएन रिकग्निशन अगर तालिबान चाहता है, इसका अर्थ है कि वह दूसरे देशों से मान्यता चाहते हैं, और अगर दूसरे देशों से मान्यता चाहते हैं इसका मतलब है कि दूसरे देश भी इसका फायदा उठाकर तालिबान के बिहेवियर को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है दूसरे देशों को समझना चाहिए, और अगर तालिबान पर प्रेशर डाला जाएगा तो शायद वह जैसे महिलाओं को और अपॉर्चुनिटी देना और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना, इन सब चीजों में दूसरे देशों का बड़ा योगदान हो सकता है इस मान्यता के जरिए। शुक्रिया प्रणय कुटस्थाने।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दी गई। अंतिम प्रक्रिया नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में घोषित उत्तराधिकारी बलबीर ने संपन्न कराई। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर का 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। शुरुआती रिपोर्ट में फांसी लगाने की बात भी सामने आई है। पूरी प्रक्रिया निपटने के बाद अखाड़ों में 7 दिन का शोक घोषित किया गया है। गौर करें तो गिरी ने अपने सुसाइड नोट में ये इच्छा जताई थी कि उन्हें वागंबरी मठ में ही उनके गुरु की समाधि के पास भू समाधि दी जाए। उनके निर्देश के मुताबिक दिवंगत महंत का अंतिम संस्कार वागंबरी मठ में नींबू के नीचे उन्हें समाधि देकर किया गया। कई संतों के दिवंगत हो जाने के बाद वैदिक तरीके से उनका दाह संस्कार किया गया है। कई संतों ने जल समाधि भी ली है, लेकिन नदियों में प्रदूषण वगैरह का ध्यान रखते हुए अब जल समाधि का प्रचलन कम हो गया है। ऐसे में वैष्णव मत में ज़्यादातर संतों को भू समाधि देने की ही परंपरा है। भारत में कई संतों ने भू समाधि ली है। माना जाता है कि ये परंपरा 1200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि हिंदू धर्म में तो लोगों के मरने के बाद उन्हें जलाया जाता है, फिर साधुओं संतों को जलाने की बजाय भू समाधि या जल समाधि दी जाती है। ऐसा क्यों है? मैंने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव से। देखिए, हिंदू धर्म में 3 तरह की समाधियां होती हैं, जल समाधि, अग्नि समाधि और भूमि समाधि। हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद से कुछ साल पहले जल समाधि पर बैन लग गया था। उसके बाद से जो प्रथा है वो भूमि समाधि और अग्नि लेकर चलती आ रही है। अग्नि समाधि हम लोग जो नॉर्मल हिंदू होते हैं उनकी जब मौत होती है तो उनकी डेड बॉडी जलाई जाती है लकड़ी पे रख के। वो सिंपल प्रोसीजर होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं अग्नि समाधि। पर अगर कोई संत महंत होता है, बहुत बड़ा संत महंत होता है, किसी चीज का, किसी गद्दी का, या किसी, जैसा कि ये खुद थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और जय लेटे हुए हनुमान मंदिर के भी देखते, तो इस लेवल का जब कोई महंत या संत होता है, उसकी जब मौत होती है तो कुछ इस तरह के होते हैं जहाँ पर भूमि जो होता है उसका होता है, जैसे कि अग्नि का होता है वैसी भूमि का होता है। तो इसीलिए इनका जो है ये किया गया था। और एक तरह से सिंपल बोलेंगे और आसान भाषा में अगर बोलेंगे इसको, तो एक तरह से सिटिंग पोस्चर में इनका किया गया है, क्योंकि इनका तो केस भी यही था कि इनको चाह के भी अग्नि समाधि नहीं दी जा सकती थी, भू समाधि ही देनी थी, क्योंकि सुसाइड जो लेटर था उसमें इन्होंने खुद ही लिखा था। अगर इन्होंने खुद लिखा है, पहली चीज तो जांच का विषय कि सुसाइड लेटर इन्होंने खुद लिखा है या नहीं, पर फिलहाल की जो प्रारंभिक जांच पुलिस की थी यूपी की, उसमें यही निकल के आया कि ये लेटर उन्होंने लिखा है, जिसके बाद इसमें जो लिखा गया उसका पालन मठ द्वारा किया जा रहा है। और इसी के चलते इन्होंने क्योंकि लिखा था कि मुझे भूमि समाधि दी जाए, और इन्होंने एक स्थान भी चिन्हित कर लिया था कि इस जगह पर, इस बगीचे में मठ के यहाँ पर होगा, नींबू के पेड़ के पास। तो वहीं पर इनको जो है भूमि समाधि दी गई। और इसका महत्व मैंने आपको जैसा बताया, संत महंतों के जो केसेस में ऐसा होता है, जो बड़े संत होते हैं, महंत होते हैं, उनको भूमि समाधि दी जाती है। एक बात मैं और यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि जब ये भूमि समाधि दी जा रही थी तो एक क्षण के लिए उस पूरे जो एरिया को था उसको कवर कर लिया गया था एक कपड़े से। ऐसा इसलिए किया जाता है, लोगों को लगा कि कैमरे हैं और एकदम से क्यों कपड़े से कवर कर लिया गया। ऐसा इसलिए होता है जब कोई बड़ा संत महंत जो है विलीन होता है तत्वों में, तब उसके जो पार्थिव शरीर होता है उस पर किसी की नजर ना लगे और वो सीधे ईश्वर के पास पहुंचे। इसके चलते हुए उसको एक तरह से बुरी दृष्टि से बचाने के लिए ये कृत्य किया जाता है, जिसके चलते उसको कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए एक कपड़े से ढक दिया जाता है। जी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने के संकेत दिए। हालांकि अभी इस पर संतों में अलग अलग राय है। तो कौन है ये बलबीर गिरी और इनको लेकर संतों में क्या मतभेद है? देखिए, बलबीर गिरी बेसिकली उत्तराखंड से आते हैं और बलबीर गिरी जो है वो काफी समय से जुड़े रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी के साथ। यूं तो आनंद गिरी का नाम ही सबसे ज्यादा ऊपर उठता है जब उनके संतों या उनके डिसिपल्स की बात होती है, पर बलबीर गिरी जो है काफी समय से जुड़े रहे हैं। इसके चलते क्योंकि सुसाइड लेटर में उनका नाम लिखा था, तो इसमें लिखा था कि उत्तराधिकारी इनको बनाया जाए। तो इसी के चलते जो मठ समाज है, जो पूरा अखाड़ा परिषद है, वो विवश है, ना चाहते हुए कहें या चाहते हुए कहें कि उसकी मजबूरी है कि अब उसको बलबीर गिरी को ही आगे लेकर आना है। हालांकि कई संत ऐसे भी हैं जो इसके पक्ष में नहीं है और उनका कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग में डिसाइड होगा। 16 दिन का समय है। 16 दिन के समय के बाद एक मीटिंग होगी इन लोगों की, सारे संतों की अखाड़ा परिषद की मीटिंग एक होगी। उसमें आखिरी डिसीजन लिया जाएगा कि किसको आखिर जो है अध्यक्ष बनाया जाए। और तब तक के लिए अखाड़ा परिषद को जो है एक तरह से
अखाड़े आपस में ही मैनेज करेंगे और वही चलाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि बलबीर गिरी का नाम उस एक सुसाइड लेटर में होने से, जो लेटर अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ है कि नरेंद्र गिरी द्वारा ही लिखा गया है कि वो अब अध्यक्ष बन ही जाएंगे, तो इसका कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। पर क्योंकि जैसा कि महंतों ने बताया है, अखाड़ा परिषद की तरफ से भी कहा गया है कि समय लगेगा और एक बैठक होगी जिसमें इससे मामले से जुड़े चीजों का निर्णय लिया जाएगा और उसी में जो अध्यक्ष होने वाला होगा उसको लेकर भी आखिरी निर्णय लिया जाएगा। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और हर किसी की नजर है तो सिर्फ मुख्यमंत्री के तख्त पर यह रास्ता इतना आसान नहीं है। जो दावेदार उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतेगा, उसी के सर पर राज्य के निजाम का ताज सजेगा। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में वोटों को कटने से बचाने का बीड़ा उठाया है। आज मुख्यमंत्री नोएडा के दादरी में मौजूद मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर पहले भी बवाल हो चुका है। ऐसे में इस बार सारे इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद थे। इसके अलावा कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा और कौन से बड़े मुद्दे थे जिन्हें लेकर योगी ने जनता को संबोधित किया, ये पूछा मैंने ग्राउंड पर मौजूद रहे आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक आनंद से। आज का जो ये मूर्ति के अनावरण का जो प्रोग्राम था, ये बाकी के जो योगी आदित्यनाथ की रैलियां होती हैं उससे काफी अलग था, क्योंकि इसमें विकास का मुद्दा और बाकी सारे मुद्दे और तमाम चीजें जो हैं, जो हर रैली में योगी आदित्यनाथ जिसको क्लेम करते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर डेवलपमेंट हो, वो बहुत थोड़े सेंटेंसेस में सिमट के रह गया, बहुत थोड़े शब्दों में सिमट के रह गया। क्यों हुआ? इसका बहुत बड़ा कारण है कि इस प्रोग्राम का विरोध तमाम राजपूत संगठन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही नहीं, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के भी राजपूत संगठनों का मानना है कि जिनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है वो राजपूतों के पूर्वज थे, गुर्जरों के नहीं। और इसको लेकर के काफी बड़ा यहाँ पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारे प्रदर्शन इस प्रोग्राम के खिलाफ हो चुके थे। और इसको लेकर के ये रैली जो है, ये बड़े ही एक दोनों कम्युनिटी को मनाने के लिए ज्यादा ये रैली लगी, ना कि असल में अपने काम गिराने के लिए। तो योगी जी का जो पूरा वक्तव्य था इसमें, वो इसी में रह गया कि महापुरुष सबके होते हैं और उस पर किसी एक जाति के नहीं होते हैं, सबके होते हैं वगैरह वगैरह। और सबसे अजीब बात यह हुई कि जिस मूर्ति का अनावरण हुआ उसके पास लोकल लोग और मीडिया किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। चारों तरफ से पुलिस का पहरा था और जो शिरापट्ट होता है जिसपे मूर्ति की डिटेल्स लिखी होती हैं, उसको तौलिए से ढक दिया गया था। वो आप समझ सकते हैं कि किस पसोपेश में ये पूरी रैली हुई। एक वक्तव्य जो अक्सर सुनने को मिलता है कि 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी। योगी स्टेज पर चढ़ करके ये साफ बताते हैं कि 4.5 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, यहाँ पर कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करती थी, उसकी वजह से यहाँ रोजगार कम था। अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है तो कंपनियां आ रही हैं, रोजगार हो रहा है और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, राज्य विकास की तरफ बढ़ रहा है। और उन्होंने ये कहा कि वो जाति पात में भस करके और इस जो अच्छा काम हो रहा है इस पर विराम न लगाए कोई भी, और इसी दम पर उन्होंने वोट मांगा है दोबारा से इलेक्शन में जीतने के लिए। तो ये सवाल तो है ही कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब छोटी छोटी जातियों को सहेजने में क्यों जुट गई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये पूछा मैंने इंडिया टुडे ग्रुप के सीनियर जर्नलिस्ट कबूल अहमद से। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं बल्कि 2017 के चुनाव से पहले ही छोटी छोटी जातियों को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ लामबंद किया था और लामबंद करके एक बड़ा वोट बैंक बनाया था। और इस बार खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से लगातार जो है छोटे छोटे खासतौर से जो अति पिछड़ी जातियां हैं या गैर जाटो दलित जातियां हैं, उन जातियों को सहेजने जुटी है।
तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण दिख रहा है वो अभी दिख रहा है कि किसानों की एक नाराजगी, दूसरा जाटों का कि थोड़ा वोट छिड़कने का डर जो है भारतीय जनता पार्टी को है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो समीकरण है उसको, ताकि उसे, क्योंकि आप 2017 के नतीजे देखें तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटों में से 110 सीटों के करीब जीत दर्ज की थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर कहीं जाट नाराज हो गया तो और जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में उसकी भरपाई के लिए एक विकल्प के तौर पे जो है छोटी छोटी जातियों को सहेज रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, अगर देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी लगातार पिछले 3-4 दिनों में उन्होंने जिस तरह की जनसभाएं की है, उसका जो रोड मैप है या उसमें जिस तरह की बातें की हैं, वो सीधा संकेत जो है राजा है वो मुरादाबाद में धनगर जात की बात रही हो, जो खासतौर से ऐसी पिछड़ी जात में आती है, उसको एसटी का दर्जा देने की बात कही है। चाहे आज नोएडा में जो है मिहिर घोष की मूर्ति अनावरण किया है, जो खासतौर से गुर्जर समुदाय से आते हैं। तो ये पूरा मैसेज जो है छोटी छोटी जातियों को सहेज कर एक बड़ा वोट बैंक बनाने की जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। तो कबूल, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये छोटी छोटी जातियां क्या भूमिका निभाएंगी? क्या ये बीजेपी की हवा का रुख बदल सकती हैं? देखिए, दरअसल पिछली बार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है एक माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी के पास जो है बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन इस बार खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में है, तो सरकार में अब उसको आउटपुट देना है कि सरकार में रहते हुए 5 साल में क्या क्या, और विपक्ष में समाजवादी पार्टी सहित जो है तमाम पार्टियां हैं। और इस बार का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश की में, ये चुनाव जो है योगी आदित्यनाथ क्योंकि चेहरे पे लड़ा जा रहा है, अभी तक वही मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के 4.5 साल का कार्यकाल है, तो एक बड़ा जो है चुनाव खुद जो है योगी आदित्यनाथ के लिए ये पहली बार जो है अग्नि परीक्षा की तरह है, इसीलिए है। और दूसरी बात आप देखेंगे तो कोरोना की जो दूसरी महामारी का वो था, एक वो 40 साल में सरकार के कामकाज, तीसरा जो है किसान आंदोलन, ये 3-4 बड़े जो अहम कारण हैं वो इस बार एक बड़ा इशू बन रहे हैं। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी किसी को सीएम चेहरा बना के चुनाव नहीं लड़ी थी, सामूहिक नेतृत्व था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन एक तरह से मैसेज के तौर पे ये तो जा ही रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में उनके खिलाफ जो खासतौर से राजपूत समुदाय जो तमाम दूसरी जातियां हैं, उनकी भी लामबंद होने की कोशिश हो रही है। आप देखेंगे तो खासतौर से समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव के अलावा वो एक अपना आधार और बढ़ा रही, क्योंकि 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो 30% के आसपास नहीं बल्कि 40 से प्लस वोट पे जीत हारते हो रहा है। तो अब जो भी पार्टी सत्ता में आना चाहेगी वो पहले 2017 से पहले जो 30% के आसपास वोट पा के आ जाती थी, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसे 40% प्लस वोट होना होगा और जो 40% वोट पाएगी वही सरकार में आ सकती है। इसीलिए जो तमाम कवायद है वो छोटी छोटी जातियों को सहेज कर एक बड़ा मजबूत वोट बैंक बनाने की है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी वही कोशिश कर रही है, वही समाजवादी पार्टी कर रही है, तो वही दूसरी पार्टियां भी करती नजर आ रही हैं। और क्योंकि इस बार सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो इस बार जो पैमाना है या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमाइश है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने 3-4 बड़े मुद्दे हैं जो हैं उनके लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और किसानों की नाराजगी हो, तो ऐसे ही पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल का भी मिजाज ऐसा रहा, हर 5 साल चुनाव के बाद बदल जाता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को कई कसौटियों पे जो है सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक आनंद और कबूल अहमद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वर्ल्ड राइनो डे है, यानी कि विश्व गैंडा दिवस। 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका ने इसकी घोषणा की थी और मकसद था कि गैंडों की घटती प्रजातियों को बचाया जा सके। अभी खास तौर से गैंडों की 5 प्रजातियां हैं: जावन राइनो, सुमाट्रन राइनो, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, यानी कि एक सींग वाला गैंडा। गैंडों की प्रजातियां खतरे में हैं, लुप्त होने की कगार पर हैं।
क्योंकि इनके सींग के लिए बड़े पैमाने पर इनका शिकार किया जाता है। भारत में भी इसका खूब शिकार होता है और इनके सींगों की तस्करी की जाती है। लेकिन आज असम की सरकार ने बड़ा ही बोल्ड स्टेप लेते हुए पिछले दिनों जितने भी गैंडों के सींग पकड़े गए हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया। भारत में सबसे ज़्यादा गैंडे और ख़ास तौर से एक सींग वाले गैंडे असम में ही मिलते हैं। तो आज असम के गोलाघाट ज़िले के बोकाखाट में एक सार्वजनिक समारोह रखा गया और लगभग 2500 गैंडों के सींग जला दिए गए। वन विभाग ने बताया कि रिसर्च वगैरह करने के लिए 94 सींगों को और अदालती मामलों के लिए 29 सींग रख लिए गए हैं। बाकी सींगों को आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में आग लगा दी गई। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि इनके सींगों का कोई मतलब नहीं है, इनका शिकार रोका जाए। लेकिन क्या इस तरह के स्टेप का कोई असर शिकारियों पर होगा? क्या इस तरह की एक्सरसाइज पहले हुई है? ये पूछा मैंने इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर में एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप के प्रमुख और अरण्य एनजीओ के सीईओ सेक्रेटरी जनरल विभव तालुकदार से, जो खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे। देखिए, पहले भी केनिया, आइवोरी और कुछ राइनो हॉर्न स्टॉक पाइल ऐसे बर्न किया था आज से 10-15 साल पहले। और बेसिकली मैसेज वही था दैट राइनो हॉर्न इज नॉट ए मेडिसिन और एनी वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट जो है ये इलीगल मार्केट में जो जा रहा है द कंट्री कंसर्न लाइक केनिया वो सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे चेक रिपब्लिक में भी उन लोग का जू में जितना राइनो था, जो राइनो हॉर्न कलेक्ट हुआ था आफ्टर राइनो डेथ, उनको भी जलाया था बेसिकली टू सेंड ए मैसेज। ये जो राइनो हॉर्न, इस राइनो हॉर्न का वैल्यू तब तक ही रहता है जब तक ये जिंदा राइनो में लगे रहता है। आफ्टर इट्स डेथ इट हैज नो वैल्यू। तो आज हम लोग का असम सरकार ने 2479 राइनो हॉर्न स्टॉक आज जला दिया है विद अ बेसिक मैसेज। यही था कि द राइनो हॉर्न इज नॉट ए मेडिसिन। इंडिया, हम लोग का कंट्री इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू साइटिस। साइटिस का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनो साइटिस का अपेंडिक्स 1 में है। अपेंडिक्स 1 में जो जो एनिमल रहता है उस एनिमल का ट्रेड नहीं हो सकता है और इंडिया भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 में, उसके तहत से मीन्स उसका जो प्रोविजन है ये भी अलाउ नहीं करता है इंडिया को ये राइनो हॉर्न ट्रेड और अदर वाइल्ड लाइफ ट्रेड को करने के लिए। इंडिया का कोई इरादा भी नहीं है, हम लोग का स्टेट ऑफ असम गवर्नमेंट का भी कोई इरादा नहीं है। सो रादर देन कीपिंग दिस स्टॉक पाइल इन ट्रेजरी फॉर लॉन्ग, हम लोग का गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया है, बोल्ड डिसीजन लिया है, एक कैबिनेट डिसीजन है टू बर्न इट इन फुल पब्लिक व्यू। आज वर्ल्ड राइनो डे है और मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड ओकेजन टू सेंड ये जो मैसेज था। तो पहले ये राइनो हॉर्न कोई मेडिसिन नहीं है, इसका कोई वैल्यू गवर्नमेंट नहीं रखता है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बिक्री करने को लिए नहीं चाहता है, इसलिए ये बैन किया है। और मेरे हिसाब से ये पोचर्स जो है, पोचर्स तो भी 2-3 कैटेगरी का होता है। एक है लोकल पोचर्स, उन लोग का मालूम नहीं है कि कहाँ ये यूज होता है, क्या होता है। आज एटलीस्ट हम लोग का जो लोकल जो आदमी है जो इसमें सहयोग करता है पोचिंग में, उन लोग को भी एक बार उन लोग को भी एक रीथिंकिंग मीन्स मेरे हिसाब से होगा कि हम लोग बेकार का काम में मीन्स इन्वॉल्व हुआ था। तो मेरा हिसाब से ये एक पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट का तरफ से है और इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे आने वाला समय में। अच्छा विभव जी, भारत में राइनोस पर शिकार का कितना गंभीर खतरा है? प्रशासन सख्त हुआ है तो पिछले सालों से क्या कुछ कमी आई है इनके शिकार में? देखिए, राइनो का ऊपर ये इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड होता है, ये स्मगलर होता है, उन लोग का तो पूरा प्रेशर रहेगा। आज हम लोग का गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव एक्शन के लिए हम लोग का फॉरेस्ट और स्टाफ है, पुलिस ऑफिसर्स है, वो लोग मींस दे हैव गिवन फुल एफर्ट। 2013 में हम लोग का 41 राइनो पोचिंग हुआ था, 2019 में ये घाट के 3 और लास्ट ईयर 2020 में 2 हुआ है। तो मेरा हिसाब से ये एक गुड एफर्ट है। फ्रॉम 41 से 2 तक गिरा मींस डिक्लाइन करना मेरे लिए ये गवर्नमेंट का एक सक्सेस है। और हम लोग का जो लोकल पीपुल है उन लोग का भी कोऑपरेशन है गवर्नमेंट का साथ। सो मेरा हिसाब से ये पोचिंग का प्रेशर रहेगा, हमेशा रहेगा।
हम लोग को कॉम्प्लेक्शन नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए। और काजीरंगा नेशनल पार्क जहां में हम लोग का 2400 प्लस राइनो है, और बाकी जो हम लोग का 3 राइनो बेरिंग एरियाज है, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम लोग का गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्शन रिजीम को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्टिन्यूअस एफर्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से अलॉन्ग विथ प्रोटेक्शन अभी हम लोग को थोड़ा हैबिटेट मैनेजमेंट में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लॉट ऑफ इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज अभी आ रहा है जो हम लोग का ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्योंकि हम लोग का जो ये राइनो है ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डिपेंडेंट करता है। सो हम लोग को तो अभी पोचिंग प्रिवेंशन के साथ हम लोग का हैबिटेट मींस इंप्रूवमेंट भी थोड़ा करना पड़ेगा। आज तक रेडियो से बात करने का बहुत शुक्रिया विभव तालुकदार। तो फिलहाल दिन भर में इतना ही। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बल्कि आज तक रेडियो के तमाम पॉडकास्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी कहना सुनना हो तो मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। इस शो की प्रोड्यूसर थी खुशबू और साउंड डिज़ाइन किया है कपिल देव सिंह ने। आप सुन रहे थे जमशेद कमर सिद्दीकी को। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।